दोस्तों, सामिकी में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। आप देख रहे हैं वर्कर सोशलिस्ट टीवी WS TV। तो आज सामिकी को शुरू करने से पहले एक अपील मैं आप सभी साथियों से करना चाहता हूं, और वो अपील ये है कि हमारा ये YouTube चैनल है। हालांकि इसके साथ हम फेसबुक चैनल पर भी सब जो है इसको प्रसारित कर रहे हैं कार्यक्रम को। तो YouTube चैनल के लिए हमें सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि YouTube चैनल को हम मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर सकें और इसके दूसरे इस्तेमाल कर सकें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद आप तक इसके नोटिफिकेशंस भी पहुंच पाएंगे। तो आप सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, मेरी ये प्रार्थना है कि आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कराएं। इसके साथ ही आज जो हमारा विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इतिहास से संबंध रखता है। और हम लोग आज समझना चाह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना को 3/4 शताब्दी, 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 3/4 शताब्दी गुजर चुकी है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को। तो ये संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका क्या है, संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलाप क्या रहे हैं, उसका इतिहास क्या रहा है, किस तरह से मजदूर वर्ग और दुनिया की मेहनतकश जनता इसको देखे समझे संयुक्त राष्ट्र को, इसे लेकर हम आज बातचीत करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र पर बात करते हुए हमें लीग ऑफ नेशंस जो है उसको मेंशन करना चाहिए। लीग ऑफ नेशंस को उसकी भूमिका को हमें संक्षेप में समझना चाहिए। तो लीग ऑफ नेशंस जो है ये पहले विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई थी। 1920 में लीग ऑफ नेशंस स्थापित हुई थी, और इस मंच का जो उद्देश्य था, इस मंच का उद्देश्य था कि युद्ध ना हो, युद्ध को रोका जाए, और दुनिया की जो महाशक्तियां हैं वे प्रलयंकारी युद्ध करने के बजाय आपस में बैठकर, टेबल पर बैठकर, मेज़ पर बैठकर अपने जो झगड़े हैं उनको निपटा लें। तो एक तरह से अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो लीग ऑफ नेशंस का ये जो विचार था, ये दरअसल कार्ल काउत्स्की के इस विचार पर आधारित था कि बूर्जुआ राष्ट्र राज्य अपने झगड़ों को, और ये झगड़े क्या हैं उनके, ये दुनिया में मानवीय स्रोतों, कच्चे माल के स्रोतों और बाज़ारों की लूटपाट के झगड़े हैं, मुनाफों की लूटपाट के झगड़े हैं। तो इन झगड़ों को बूर्जुआ राष्ट्र राज्य जो हैं वो बजाय आपस में लड़ने के, बजाय आपस में युद्ध करने के, इसको मेज पर बैठकर सुलझा सकें, अपने मतभेदों को, अपने इन झगड़ों को सुलझा सकें। इसके लिए पहला विश्व युद्ध, जिसने बहुत ही ज़्यादा एक नफ़रत युद्ध के प्रति पैदा की थी दुनिया की मेहनतकश जनता में, और ख़ास तौर से इसलिए कि पहले विश्व युद्ध के साथ सोवियत इनकलाब जो है, अक्टूबर इनकलाब जो है वो जुड़ा हुआ था, जिसने पूरी दुनिया की जो बूर्जुआ शक्तियां हैं, साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, पूंजीवादी साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, उनको जड़ से हिला दिया था, उनको बुरी तरह आतंकित कर दिया था। वे समझ गए थे कि युद्ध का मतलब है क्रांति, युद्ध के साथ क्रांति जुड़ी हुई है, और अगर युद्ध होगा तो उसके साथ ही इनकलाबों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो किसी तरह से युद्ध को रोकने के लिए, तबाही को रोकने के लिए जो पूंजीवादी राष्ट्र राज्य थे, उन्होंने पहले विश्व युद्ध की जो विनाशकारी लीला थी, उसकी जो विनाश लीला थी, उसे देखकर, और ख़ास तौर से अक्टूबर क्रांति को देखकर ये सोचा कि किसी तरह युद्ध को रोका जाए। 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। इस लीग ऑफ नेशंस को लियोन ट्रॉट्स्की सोवियत इनकलाब के, अक्टूबर इनकलाब के सहनेता थे लेनिन के साथ। लेनिन और लियोन ट्रॉट्स्की दो उसके शीर्ष नेता थे। तो लियोन ट्रॉट्स्की ने लीग ऑफ नेशंस के बारे में लिखा था कि लीग ऑफ नेशंस स्काउंड्रल्स का, ठगों का गिरोह है। तो उन्होंने
लीग ऑफ नेशंस को ठगों का गिरोह बताया था और लेनिन के नेतृत्व में, ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत संघ इस लीग ऑफ नेशंस से अलग बना रहा था, लीग ऑफ नेशंस में शामिल नहीं हुआ था। लीग ऑफ नेशंस खुल्लम खुल्ला जो प्रतिक्रियावादी ताकतें थी, साम्राज्यवादी ताकतें थी, ठगों की, चोरों की, डकैतों की जो ये शक्ति थी, उसका एक मंच था। और ये मंच, जैसा मैंने कहा कि इसका घोषित उद्देश्य ये था कि आपस में युद्ध करने के बजाय मेज़ पर बैठकर जो है मामलों को निपटाया जाए। लेकिन हमने देखा बहुत तेज़ी से ये जो लीग ऑफ नेशंस है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में सामने आया था युद्ध रोकने के लिए, ये लीग ऑफ नेशंस जो है ये सिर्फ तमाशबीन बना रहा। इसके होते हुए, लीग ऑफ नेशंस के होते हुए युद्धों के सिलसिले जारी रहे, छोटे बड़े युद्ध चलते रहे, साम्राज्यवादी शक्तियां आपस में लड़ती रहीं। और सिर्फ साम्राज्यवादी शक्तियां आपस में नहीं लड़ती नहीं, बल्कि लीग ऑफ नेशंस को अपना मंच, अपना हथियार बनाकर उन्होंने पूरी दुनिया की जो लूटपाट है उसे भी जारी रखा। और धीरे धीरे लीग ऑफ नेशंस जो है ये सर्कस के जोकरों के एक मंच के रूप में जो है तब्दील हो गया, बदल गया और अपने तमाम घोषित उद्देश्यों में पूरी तरह से और बुरी तरह से विफल हो गया। इसकी विफलता 1928-29 में सामने आने लगी थी, जब ये जो साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच में जो कलह पैदा हो रही थी उसे रोकने में असमर्थ रहा था। लेनिन ने कहा था, लियोन ट्रॉट्स्की ने भी बार बार लिखा कि युद्ध दरअसल किसी बूर्जुआ राष्ट्र राज्य की या किसी राजनेता की इच्छा पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वे पूंजीवाद की जो कैपिटलिज्म का जो ऑपरेशन है, पूंजीवाद की जो क्रियाकलाप हैं, उसके जो बाजार हैं, उनके अंदर प्रतिद्वंद्विता से युद्ध पैदा होते हैं। इसलिए युद्ध को कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, लेकिन पूंजीवाद के रहते युद्ध को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो लीग ऑफ नेशंस जिसने ये कोशिश की कि पूंजीवाद को ख़त्म किया युद्ध को ख़त्म किया जाए, वो दरअसल पूंजीवाद के इस चक्रव्यूह में फंस के खुद इस युद्ध का जो है हथियार बन गई। और लीग ऑफ नेशंस का बहुत जल्दी ही पतन हो गया। दरअसल अगर ठीक से कहें तो लीग ऑफ नेशंस के बनने के साथ ही उसके इस पतन की शुरुआत हो गई थी। लीग ऑफ नेशंस किसी भी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में अपने इस घोषित उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी। और इसके पीछे कारण ये था कि दुनिया की आर्थिकता और दुनिया की राजनीति अंततः उन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के अंदर धसी हुई थी जिन्होंने दुनिया को आपस में बांट रखा था। ये शत्रु राष्ट्र राज्य थे और ये आपस में लड़े बिना ये जो लूट का माल था इसका बंटवारा नहीं कर सकते थे, मुनाफों का बंटवारा नहीं कर सकते थे, बाजारों का बंटवारा नहीं कर सकते थे, मानव संसाधनों और प्राकृतिक स्रोतों का बंटवारा नहीं कर सकते थे। उसके लिए ज़रूरी था कि ये आपस में लड़ें। अर्थशास्त्र का जो नियम है कि पूंजीवाद जो है वो उसका विकास दुनिया भर में, उसका ऐतिहासिक विकास जो है वो न सिर्फ विषम रहा है, बल्कि दुनिया का जो अपना विषम ऐतिहासिक विकास है, असमान ऐतिहासिक विकास है, उसे पूंजीवाद चरम पर पहुंचा देता है। पूंजीवाद के दौर में और उसके भी आगे बढ़ के गलते सड़ते पूंजीवाद के, साम्राज्यवाद के दौर में ये जो दुनिया का असमान विकास है, विषम विकास है, ये इतना तेज़ हो जाता है कि दुनिया के एक छोर पर अथाह अमीरी पैदा हो जाती है और दूसरे छोर पर भयंकर गरीबी पैदा हो जाती है। और ये सिर्फ पूंजीपतियों और मज़दूरों के बीच में नहीं होता, बल्कि आप देखेंगे कि दुनिया का जो आज भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो साउदर्न हेमिस्फीयर की बनस्पत जो है, उत्तरी गोलार्ध जो है वो दक्षिणी गोलार्ध की बनस्पत बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है। आप देखेंगे कि यूरोप एशिया की बनस्पत प्रॉस्परस है और पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप की बनस्पत जो है वो कहीं ज़्यादा संपन्न है। तो पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की असमानता, इस तरह की विषमता भयंकर तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैल जाती है, उसका प्रसार हो जाता है और पूंजीवाद इसे चरम पर पहुंचा देता है। और इस विषमता के चलते जो संतुलन पहले हासिल किया गया होता है, वो संतुलन इस विषमता के चलते बार बार बिगड़ता रहता है। तो शक्ति संतुलन बिगड़ता रहता है, आर्थिक संतुलन बिगड़ता रहता है, राजनीतिक संतुलन बिगड़ता रहता है और इससे बार बार नए युद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने सामने देखें
तो आज चीन के विकास ने, चीन के अंदर जो द्रुत पूंजीवादी विकास हुआ, तेज़ पूंजीवादी विकास हुआ, आप जानते हैं कि चीन पूरे विश्व पूंजीवाद की कार्यशाला, उसकी वर्कशॉप बना रहा है, उसके अंदर जो तेज़ विकास हुआ, उसने दूसरे विश्व युद्ध में जो संतुलन हासिल किया गया था, आप जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है चीन तो एक बहुत ही गरीब किसानी देश था, बहुत ही पिछड़ा हुआ देश था, लेकिन उसके अंदर जो तेज विकास हुआ पूंजीवाद का, उसने पूरी दुनिया के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के समय जो संतुलन हासिल किया गया था उसे बिगाड़ दिया। बिगाड़ कैसे दिया कि अमेरिका का जो वर्चस्व था, एक छत्र वर्चस्व था, उसे चीन के इस द्रुत विकास के चलते चीन जो है उसे चुनौती देने लगा। और आज चीन की इस चुनौती के चलते, चीन ये जो चुनौती दे रहा है, इस चुनौती के चलते आज पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका के साथ एक तरीके से चीन जो है वो दौड़ लगाने लगा है। दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता शुरू हो गई, चूहा दौड़ शुरू हो गई है, और इस चूहा दौड़ के चलते दुनिया के अंदर ये संतुलन बिगड़ गया, आर्थिक संतुलन बिगड़ गया, इसके साथ ही राजनीतिक संतुलन बिगड़ गया। और हम देख रहे हैं किस तरह से जो दुनिया है वो फिर से दो ध्रुवों में बट रही है और युद्ध की तैयारी हो रही है। अमेरिका और चीन के बीच में दो वॉरिंग कैंप, दो युद्ध शिविर जो हैं वो बन गए हैं, बट गई है दुनिया, और ये युद्ध शिविर जो हैं ये लगातार युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए खोजे जा रहे हैं। अभी हमने कार्यक्रम किया था पिछले हफ्ते, ये पता चला कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर लिए हैं जिनकी वो तैनाती कर रहा है स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर, और उसके इन मिसाइलों की मार से दुनिया का कोई भी हिस्सा जो है वो बच नहीं पाएगा। चीन के इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के चलते पूरी दुनिया के अंदर कोहराम मच गया है। पश्चिमी शक्तियां, ख़ासतौर से नाटो और अमेरिका, ये बुरी तरह घबरा गए हैं और नए युद्ध की और नए तरह के युद्ध की जो भूमिका है वो लगातार तैयार हो रही है। दुनिया फिर से जाकर एक तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है। पूंजीवादी राष्ट्र, ऐसा नहीं कि पूंजीवादी राष्ट्र युद्ध चाहते हैं, वे चाहते हैं, जो ज़्यादा ताकतवर राष्ट्र हैं वे चाहते हैं कि अपने से कमज़ोर राष्ट्रों को धमकाकर चुप कर दें, या कमज़ोर राष्ट्रों पर जो है हमला करके और उसकी प्रदर्शनी लगाकर पूरी दुनिया को दिखाकर उसे आतंकित कर दें कि देखिए आपके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा अमेरिका ने इराक के साथ किया, अफ़गानिस्तान के साथ किया, सीरिया, यमन, लीबिया के साथ किया। तो ऐसी प्रदर्शनी लगाकर वे दुनिया को धमकाते हैं, उसे आतंकित करते हैं। ये तमाम युद्ध जो हैं, लेकिन फिर भी ये जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं, ये तमाम युद्ध ऐसे हैं जो सीमित दायरे के हैं, लिमिटेड एम्पलीट्यूड के हैं। ये जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं ये भी ऐसा युद्ध कभी नहीं चाहते जो इनका भी विनाश कर दे। ये नहीं चाहते कि नाभिकीय युद्ध हो, इसके बावजूद कि नाभिकीय शस्त्रास्त्रों को एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये नहीं चाहते कि नाभिकीय युद्ध हो। लेकिन ये नहीं चाहते, लेकिन इतिहास की जो अंधी शक्तियां हैं वे अपना काम कर रही हैं, और युद्ध जो है वो इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों का पीछा कर रहा है, इन्हें ढूंढ रहा है, युद्ध आ रहा है। पूंजीवाद के अंदर जो कलह इन राष्ट्र राज्यों के अंदर आज चल रही है, बाज़ारों के लिए आपाधापी चल रही है, बाज़ारों के लिए छीन झपट चल रही है, मानवीय और प्राकृतिक स्रोतों के लिए छीन झपट चल रही है, कच्चे मालों के लिए छीन झपट चल रही है, मुनाफों के लिए छीन झपट चल रही है। तो ये जो तमाम तरह की छीना झपटी है, ये अंततः एक युद्ध में इसका बदलना बहुत ही निश्चित है। लेनिन ने कार्ल काउत्स्की के खिलाफ अपना आर्ग्यूमेंट रखते हुए, अपना पक्ष रखते हुए ये कहा था कि कितना भी समझौता कर लें जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, लेकिन बारंबार उनके बीच में आर्थिक और राजनीतिक संतुलन के गड़बड़ाने से ये समझौते टूटते जाएंगे और नई युद्धों की भूमिका बनती जाएगी, और हम नहीं जानते कि कब ये युद्ध जो हैं ये फूट पड़े। इन युद्धों को रोकने के लिए, जैसा मैंने आपको कहा कि साम्राज्यवादी भी ये चाहते हैं कि उनका स्वर्ग जो है, जिस स्वर्ग में वो रह रहे हैं, वो नष्ट ना हो, और इन युद्धों को रोकने के लिए उन्होंने इतिहास में भरसक कोशिश भी की हैं। जैसे लीग ऑफ नेशंस की बात मैंने की, लीग ऑफ नेशंस बनाया, लेकिन लीग ऑफ नेशंस तुरंत ही पिट गया, और ये इसलिए पिट गया कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं पूंजीवादी दुनिया में, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पूरी तरह से खोखले
और निकम्मे मंच बनेंगे, क्योंकि जो वास्तविक शक्ति है वो बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के हाथ में है, जो आपस में शत्रुतापूर्ण हैं। उनका हित जो है वो युद्ध में है। जो ज़्यादा ताकतवर देश हैं वो निश्चित रूप से जो कम ताकतवर देश हैं उनका गला दबाएंगे, और उन्हें कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है वो रोक नहीं सकता। तो ये जो इसकी गतिकी है विश्व पूंजीवाद की, जिसके अंदर विश्व पूंजीवाद अंततः पहले छोटे छोटे युद्धों को, छोटी छोटी कलहों को, छोटी छोटी मारामारी और छीना झपटी को जन्म देता है, और फिर ये मारामारी और छीना झपटी अंततः एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाती है, और ये जो युद्ध हैं ये एक विश्व युद्ध की तरफ जो है दुनिया को खींच कर ले जाते हैं। 2 विश्व युद्धों का नज़ारा हम देख चुके हैं। पहले विश्व युद्ध में उसकी विभीषिका से आतंकित होकर, डर कर, और ख़ासतौर से अक्टूबर क्रांति और समाजवादी क्रांति के दुनिया भर में फैलते हुए प्रचार को देखकर दुनिया की जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वो बुरी तरह आतंकित हो गई थी, और उन्होंने ये समझा कि युद्ध जो है ये क्रांतियों की भूमि बन सकता है, उनकी ज़मीन, उनकी उर्वर भूमि बन सकता है। तो युद्धों को रोकने के लिए उन्होंने लीग ऑफ नेशंस का गठन किया, जो पूरी तरह से इसमें पिट गई। और इसलिए पिट गई कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है वो इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के खिलाफ, और सारी राजनीति, सारी आर्थिकता अंततः इन राष्ट्र राज्यों के अंदर जो है वो जमी हुई है, इनके अंदर धंसी हुई है, और इनको लांघकर, इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों को लांघकर कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो है पूंजीपतियों के बीच में या पूंजीवादी राज्यों, साम्राज्यवादी राज्यों के बीच में नहीं हो सकता, जो दुनिया को स्थायी रूप से युद्धों से अलग कर सके, युद्धों के खिलाफ गारंटी दे सके, शांति और व्यवस्था दे सके। तो विश्व पूंजीवाद दुनिया को शांति नहीं दे सकता। ये लीग ऑफ नेशंस की पिटने से, उसकी असफलता से पहले ही साबित हो गया था। लेकिन फिर भी लीग ऑफ नेशंस का जो है बाकायदा 1946 में, जब वो दूसरे विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई, तो 1946 में उसका विलय कर दिया गया था। और दुनिया के जो बूर्जुआ सिद्धांतकार हैं, रणनीतिज्ञ हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि लीग ऑफ नेशंस में बहुत सारी खामियां थीं जिनको हम अब दूर कर देंगे। और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के चलते बल्कि कहेंगे कि ये आइडिया, ये विचार जो है ये सामने रखा कि एक नए तरीके का अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उसको बनाया जाए। 1942 में यूनाइटेड नेशंस का विचार जो है वो सामने आया, जिसको कुछ देशों ने उस पर जो है हस्ताक्षर किए, उसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इसे जो है संगठन का रूप नहीं दिया जा सका। बहुत सारे मतभेद इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के बीच में थे, और अंततः 24 अक्टूबर 1945 को जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की। शुरू में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ था, और इस संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर उस समय 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने इसके अंदर सिग्नेचर किए थे। 51 देश जो हैं वो इसके सदस्य बने थे, और इसकी एक सुरक्षा परिषद बनाई गई थी जिसमें 5 स्थायी सदस्य थे और 6 अस्थायी सदस्य थे। तो 11 सदस्यों की सुरक्षा परिषद बनी थी, जो अब बढ़कर 15 की हो गई है। तो ये इन 5 स्थायी सदस्यों में, जो बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत ही हैरानी की बात है, बल्कि हम लोग जो लेनिनवादी, ट्रॉट्स्कीवादी हैं, हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं और स्टालिनवादी, माओवादी पार्टियों से चिपके हैं, उनके लिए इसमें बहुत सारे आश्चर्य की बात है कि स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ वो भी सुरक्षा परिषद में शामिल हो गया। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों में से, 5 स्थायी सदस्यों में से सोवियत संघ वो भी एक हो गया। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इसकी जो पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र की लीग ऑफ नेशंस थी, उसे लियोन ट्रॉट्स्की ने ठगों का मंच कहा था, ठगों का गठबंधन कहा था, ठगबंधन कहा था। और लेनिन और ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत संघ
इस लीग ऑफ नेशंस में शामिल नहीं हुआ था। स्टालिन इसके अंदर शामिल हुआ। रूजवेल्ट के साथ, चर्चिल के साथ स्टालिन के जो संबंध थे वो दोस्ताना थे, और स्टालिन ने, आप जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में इन साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ मोर्चा बना लिया था। पहले उसने हिटलर के साथ मोर्चा बनाया था, और हिटलर के साथ मिलकर उसने पूरे यूरोप और अफ्रीका पर सैनिक विजय हासिल करने के लिए, उसे कुचलने के लिए पूरी योजना तैयार की थी। लेकिन जब हिटलर ने स्टालिन की पीठ में छुरी भोंक दी और सोवियत संघ पर हमला कर दिया, तो 1941 में जाकर स्टालिन जो है उसने हिटलर से नाता तोड़ा। लेकिन हिटलर से नाता तोड़कर भी उसने कोई सबक नहीं लिया, और वो साम्राज्यवादियों के दूसरे शिविर के साथ जा चिपका, जो ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व वाला साम्राज्यवादी शिविर था, उसके साथ जा चिपका। बाद में अमेरिका भी इसके अंदर शामिल हो गया, और ये मित्र राष्ट्र जो थे इन्होंने मिलकर बाद में चीन को भी इसमें शामिल किया। तो ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 जो है इसके संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद बनी, उसके 5 स्थायी सदस्य बने। इसके अंदर ही स्टालिन की जिद पर वीटो का अधिकार जो है, आज हम देख रहे हैं कि वीटो का अधिकार किस तरह से अमेरिका ने इस सारे समय में वीटो के उस अधिकार का बेजा इस्तेमाल किया है साम्राज्यवाद के पक्ष में। तो स्टालिन ना सिर्फ इसका उसने सोवियत संघ को इस मंच के पीछे, साम्राज्यवादी मंच के पीछे बांध दिया, बल्कि उसने वीटो के अधिकार के लिए भी दबाव डाला संयुक्त राष्ट्र पर, और वीटो का अधिकार जो है उसको रख दिया गया। और ये जो पूरा ठगबंधन तैयार हुआ, इसका जो आइडिया है वो उस आइडिया को, उस विचार को जिन लोगों ने पोषित किया, जिन लोगों ने उस विचार के इर्द गिर्द बाकी देशों को जमा किया, उनमें स्टालिन के नेतृत्व वाला सोवियत संघ भी एक था। ये जो संयुक्त राष्ट्र था, संयुक्त राष्ट्र वास्तव में एक ऐसा मंच था जो वर्ग सामंजस्य का मंच था। वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग सामंजस्य का मंच था। बजाय इसके कि सोवियत संघ के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी शिविर का उदय होता, और वो क्रांतिकारी शिविर इन साम्राज्यवादियों के विरुद्ध जो है अपना मोर्चा बनाता, और इन साम्राज्यवादी देशों के अंदर संघर्ष शुरू होता। इसके बजाय स्टालिन ने ये वर्ग सामंजस्य का मंच तैयार किया, और अपने तमाम अनुयायियों को, सबसे पहले सोवियत संघ को और सोवियत संघ के साथ बाकी अनुयायियों को इसके पीछे बांध दिया। हालांकि ये संयुक्त राष्ट्र भी ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत कारगर नहीं हो पाया, क्योंकि पैदा होते ही, संयुक्त राष्ट्र के बनते ही 1945 में संयुक्त राष्ट्र का उदय हुआ, और बहुत तेज़ी से 1947 के आसपास ही 1948 तक आते आते तो पूरी तरह 1947 के अंत में सोवियत संघ और साम्राज्यवादी देशों के बीच में फूट पड़नी शुरू हो गई थी, और उनमें कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, शीत युद्ध शुरू हो गया था। इस शीत युद्ध के चलते जो संयुक्त राष्ट्र है, ये अपना अब जो जिस उद्देश्य के लिए इसे कायम किया गया था, उस उद्देश्य से ये पूरी तरह से हाथ धो बैठा, और एक लंबे समय इस कोल्ड वॉर के चलते यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र किसी भी काम का नहीं रहा। ये दूसरी बड़ी नाकामी हो रही थी लीग ऑफ नेशंस की नाकामी के बाद, और इस नाकामी को छुपाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने, इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों ने धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र का जो घोषित उद्देश्य था कि ये युद्ध को रोकेगा, ये तनावों को रोकेगा, ये बमबारियों को रोकेगा, इससे अपने आप को धीरे धीरे अलग कर लिया, और उसने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के अंदर दखल देना शुरू कर दिया। और ये दखल यहाँ तक आ गया कि HIV एड्स जैसे मामलों के ख़िलाफ़ संयुक्त राष्ट्र जो है उसने स्वास्थ्य योजनाएं शुरू कर दी। दुनिया भर में सफाई के लिए, नालियों के लिए, पीने के पानी के बंदोबस्त के लिए, तो उन म्यूनिसिपल
मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र आ गया जो वास्तव में नगर निगमों के मुद्दे थे। छोटे छोटे नगर निगम जिनको जो है उनको संपन्न करना था नगर निगमों ने, तो यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, वो वहाँ तक आ गया। वो इसलिए आ गया कि जो इसका उद्देश्य था, घोषित उद्देश्य था, सर्वोपरि उद्देश्य था, उसको ये पूरा नहीं कर पाया और ये धीरे धीरे वहाँ से फिसलते हुए यहाँ तक आ गया कि छोटे छोटे जो मुद्दे थे, अपने आप को बनाए रखने के लिए, दुनिया की जनता की नज़र में अपना अस्तित्व जो है कायम रखने के लिए, उसे जायज़ समीचीन ठहराने के लिए इसने धीरे धीरे इन मुद्दों को हाथ में लिया। इन मुद्दों को हाथ में लेने का बड़ा कारण ये था कि संयुक्त राष्ट्र के बनने के बाद से ही अगर हम देखें तो कोरियन युद्ध की हम बात करें तो कोरियन युद्ध जो है वो पहली नाकामी थी, जिसके अंदर आप जानते हैं उससे पहले सोवियत संघ ने वॉकआउट किया था स्टालिन की लीडरशिप में सुरक्षा परिषद से, और उसके बाद सुरक्षा परिषद ने कोरियन युद्ध के अंदर एक बाकायदा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव जो है उसको अडॉप्ट कर लिया था और इस प्रस्ताव के चलते उन्होंने उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा सैन्य अभियान उसकी अनुमति दे दी थी। और इस तरह से ये कोरियन वॉर जो है वो उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र ने बजाय युद्ध को रोकने के, उस कोरियन वॉर के अंदर संयुक्त राष्ट्र ने आग में घी डालने का काम किया। और इसी तरह से लगातार एक लंबा इतिहास है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के रहते युद्ध जो है वो चलते रहे, जारी रहे, और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रभामंडल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं इन तमाम युद्धों के चलते, जिनमें क्यूबाई संकट भी था। क्यूबाई संकट में आपने देखा किस तरह से जो महाशक्तियां हैं वो आमने सामने आ खड़ी हुई थीं और संयुक्त राष्ट्र जो है वो उसमें शून्य भूमिका अदा कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका इस मामले में शून्य थी। तो हमने देखा ये पूरा जो कोल्ड वॉर का पीरियड था, शीत युद्ध का जो काल था, इसमें संयुक्त राष्ट्र सिवा इस तरह के बेहुदा कामों के, जो वास्तव में नगर निगमों के काम हैं, उनके सिवा और कुछ नहीं कर पाया। और इसके चलते हम देख सकते हैं कि दुनिया में इन युद्धों की, छोटे बड़े युद्धों का पूरा एक सिलसिला चलता रहा और संयुक्त और सोवियत संघ के विलय के साथ ये जो सिलसिला है ये और भी तेज़ हो गया। 1991 में इराक ने जब कुवैत को दबोचा तो संयुक्त राष्ट्र ने उसके ख़िलाफ़ जो है बड़ी सैंक्शन लगा दी और कुवैत के पक्ष में अमेरिका और नाटो की सेनाएं जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के पर्दे के पीछे इराक में जाकर उन्होंने तबाही शुरू की। उसके बाद आपने देखा अफ़गानिस्तान पर जब अमेरिका ने हमला किया, तब संयुक्त राष्ट्र का जो मंतव्य था, संयुक्त राष्ट्र की जो प्रस्ताव थे, वो अफ़गानिस्तान को बचाने के लिए नहीं, जिस तरह से कुवैत के बचाव में संयुक्त राष्ट्र आया था उस तरह से अफ़गानिस्तान के बचाव में नहीं आया, बल्कि उल्टा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिकी और नाटो हमले को उसने सैंक्शन किया। 2003 में जब बहुत ही बेशर्मी से अमेरिका और नाटो की शक्तियाँ इराक को दबोचने के लिए, इराक को तबाह करने के लिए अपना मन बना चुकी थी, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र में जो बहस हुई, जो मामले सामने आए, उनमें स्पष्ट हो गया था कि झूठे आरोप इराक पर मढ़े जा रहे हैं। कोई WMD नहीं है, कोई हथियार नहीं है इराक के पास। तो उसके चलते हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर हमले को सैंक्शन करने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी अमेरिका और नाटो की शक्तियां सीधे सीधे वहाँ दखल के लिए गईं और संयुक्त राष्ट्र उसमें कुछ भी नहीं कर सका। तो संयुक्त राष्ट्र का की जो ये असफलता है, ये उसी तरह की असफलताओं का एक सिलसिला है। हालांकि ये लीग ऑफ नेशंस से ज़्यादा लंबा, उससे कहीं ज़्यादा लंबा चला, उससे 3 गुना ये चल गया ये सिलसिला। संयुक्त राष्ट्र की असफलताओं का पूरी एक श्रृंखला है उसकी असफलताओं की, लेकिन इन असफलताओं के बीच में भी संयुक्त राष्ट्र जो है उसे इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने नामचारे के लिए उसे जारी रखा। दरअसल ये बहुत बड़ी असफलता इन साम्राज्यवादी शक्तियों की थी कि इन्होंने जो
मंच तैयार किया था, अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार किया था सबने मिलकर, और जिसके नाम पर ये इतने बड़े दावे कर रहे थे कि लीग ऑफ नेशंस बेशक फेल हो गई हो, लीग ऑफ नेशंस बेशक असफल हो गई हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जो है वो सफल होगा। तो हमारे देखते देखते ये भी जो तिलिस्म था ये सारा ज़मीन पर आ गया, और संयुक्त राष्ट्र जो है वो भी लीग ऑफ नेशंस की तरह, लियोन ट्रॉट्स्की के शब्दों में कहा जाए तो वो स्काउंड्रल्स का, ठगों का एक मंच बनकर रह गया। तो संयुक्त राष्ट्र न सिर्फ इन युद्धों को रोकने में असमर्थ रहा, हमने देखा कितने तरह के युद्ध, हर्जेगोविना, बोस्निया, इराक, ईरान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन तमाम युद्धों के अंदर, और ख़ासतौर से हम जिक्र करें तो अफ्रीका के अंदर, अफ्रीकी महाद्वीप पर युद्धों का एक पूरा सिलसिला। तो ये इन तमाम युद्धों में जो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका है वो पूरी तरह से, एक तरह से शून्य हो गई, और संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व सिर्फ इतना रह गया। लीग ऑफ नेशंस से भी ज़्यादा पतन जो है वो संयुक्त राष्ट्र का हुआ। संयुक्त राष्ट्र का अस्तित्व सिर्फ इतना रह गया कि साम्राज्यवादी शक्तियों को, अमेरिका और नाटो को अपने हमलों के लिए, उन्हें जायज़ ठहराने के लिए जिस कवर की ज़रूरत थी, जिस नकाब की ज़रूरत थी, तो संयुक्त राष्ट्र जो है वो नकाब बन गया। संयुक्त राष्ट्र अंदर से खोखला तो बहुत पहले ही हो चुका था, खोखला तो वो भी अपने जन्म के साथ ही हो चुका था। 1945 में उसका जन्म हुआ था, और 1947 के अंत तक, 48 के शुरू में साम्राज्यवादी शक्तियों और सोवियत संघ के बीच में आपस में कलह शुरू हो गई थी, और शीत युद्ध के चलते संयुक्त राष्ट्र की कोई भूमिका नहीं बची थी। शीत युद्ध खत्म होने के बाद जिस तरह से युद्धों का एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ, उस युद्धों के सिलसिले के बीच में भी संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका थी, जो उसका उद्देश्य था, जिस घोषित उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया था, वो पूरी तरह से नाकाम हो गया। और इस नाकामी को ढकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो है दखल शुरू किया, और ये दखल वास्तव में बहुत ही हास्यास्पद दखल था। जो, जैसा मैंने कहा कि जो नगर निगमों के काम थे उनको संयुक्त राष्ट्र ने अपने ऊपर ले लिया। हमने देखा किस तरह से इस दौर में, हमने देखा कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र के अंदर तमाम तरह की बहसों के बीच में सिर्फ खोखली बहसें, बूर्जुआ संसदों से भी ज़्यादा खोखली बहसें संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हुई, और उन बहसों के बीच में जहाँ कहीं निष्कर्ष भी कोई निकलने वाला होता था, वहाँ ये जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, इनमें से कोई ना कोई, और मुख्य रूप से अमेरिका, उसको वीटो कर देता था। तो ये वीटो की जो शक्ति है, इसका बहुत ही बेजा इस्तेमाल, जिसे स्टालिन ने वीटो पावर को जो है ये सुरक्षा परिषद के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, उसे रखा था, उसके आग्रह पर ये वीटो पावर रखी गई थी, इसका बहुत ही बेजा इस्तेमाल जो है वो साम्राज्यवादियों ने किया। संयुक्त राष्ट्र ने लंबे समय दुनिया की मेहनत कश जनता को धोखा दिया, और ये वो इसलिए धोखा दे पाया क्योंकि स्टालिन के नेतृत्व में साम्राज्यवादी जो शिविर था, सोवियत शिविर था, उसने साम्राज्यवादियों की इसमें मदद की, और ये झूठा तिलिस्म एक पैदा किया। बिना सोवियत संघ और स्टालिन की मदद के साम्राज्यवादी ये नहीं कर सकते थे। अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये देश चाहते भी तो ये किसी तरह का, इस तरह का जो धोखाधड़ी का मंच है वो नहीं बना सकते थे। सोवियत संघ के शामिल हुए बिना ये नहीं बन सकता था। चीन हालांकि इसका सदस्य बना रहा, और चीनी रिपब्लिक को इसका सदस्य बनाया गया सुरक्षा परिषद का, लेकिन लंबे समय ये झगड़ा चलता रहा कि कौन सा चीन कोमिंतांग के नेतृत्व वाला ताइवानी सरकार के जरिए लोकतांत्रिक चीन, या माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में माओवादी चीन, इस पर झगड़ा चलता रहा। और 1971 में जाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर माओ के नेतृत्व वाले धड़े को वहाँ जगह मिली, और ये वो वक्त था जिस समय माओ वास्तव में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका के साथ हाथ मिला चुका था। माओ त्से-तुंग अमेरिका का स्टूज, उसका पिट्ठू बन चुका था। तो
लीग ऑफ नेशंस तो पूरी तरह से साम्राज्यवादियों का गुट था ही। संयुक्त राष्ट्र पर भी बहुत ही शुरू से साम्राज्यवादियों का नियंत्रण बना रहा और स्टालिनवादी और माओवादी जो उसके अंदर रहे, संयुक्त राष्ट्र के अंदर रहे। आज संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो है 193 देश उसके सदस्य हैं। उस समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जो है 51 थे, लेकिन इस बीच में जितने भी राष्ट्र इसमें शामिल होते रहे, उसके बावजूद निरंतर ये साम्राज्यवादी ताकतों का एक बहुत ही मजबूत मंच बना रहा। और संयुक्त राष्ट्र की जो भूमिका है, अगर हम उसे देखें तो युद्धों को रोकने में तो उसकी भूमिका शून्य रही ही, साथ ही वो एक ऐसा मंच बना रहा जो इन युद्धों में साम्राज्यवादी शक्तियों का एक उनके अपराधों पर, उनके युद्ध अपराधों पर पर्दापोशी करने के लिए उसका एक साधन बना रहा। हमने देखा किस तरह से दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी आज लगभग 81,000 सैनिक संयुक्त राष्ट्र के डिस्पोजल पर हैं, संयुक्त राष्ट्र के साथ हैं, लेकिन हमने देखा कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र अपने आप में एक ऐसी शक्ति बना रहा जो युद्धों को रोकने के बजाय ये जो अपराध कर्म हैं साम्राज्यवादियों के, इनमें शामिल रहा। जहाँ जहाँ भी संयुक्त राष्ट्र की शांति वाहिनियाँ गईं, जहाँ जहाँ भी उसकी फ़ौजें गईं, उस पर, उन फ़ौजों पर बलात्कार के, आगजनी के और कमज़ोरों को उत्पीड़ित करने के आरोप जो हैं वो लगातार लगे। और इसकी अपनी भी सैनिक शक्तियों ने दुनिया भर में उत्पीड़ितों को ही उत्पीड़ित किया। संयुक्त राष्ट्र कभी भी साम्राज्यवादियों के खिलाफ, साम्राज्यवादियों के हमलों के खिलाफ, उनकी जातियों के खिलाफ, उनके अत्याचारों के खिलाफ कभी भी खड़ा नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र इन साम्राज्यवादी गुटों के आपसी झगड़ों का और दुनिया की मेहनत का शाबादी पर उनके अत्याचारों का, उसका एक हथियार, उसका एक उपादान बना रहा। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 3/4 सदी पूरी होने पर हमने आज संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र का उसकी भूमिका क्या है दुनिया के संदर्भ में, उस पर विचार किया। हमने ये समझा कि किस तरह से स्टालिन के नेतृत्व में जो सोवियत संघ वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग सामंजस्य की नीति पर चल रहा था, किस तरह से उसने दुनिया की मेहनत कश जनता को, उसके संघर्षों को, समाजवादी संघर्षों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए सोवियत संघ और को तो संयुक्त राष्ट्र के पीछे बांधा ही, साथ ही दुनिया की मेहनत कश आबादी के बीच में संयुक्त राष्ट्र के प्रति एक लगाव पैदा करके सोवियत संघ को उसके साथ बांधने के कारण और एक बड़ा अहित जो है दुनिया की मेहनत कश जनता का किया। तो साथियों, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। बहुत ही संक्षेप में हमने आज संयुक्त राष्ट्र के इतिहास और उसकी भूमिका पर जो है विचार किया। तो हम आगे विस्तार से इस पर जो है बात जारी रखेंगे और अलग अलग शोज़ में हम बताते रहेंगे कि किस तरह से ये इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वे पूरी तरह से व्यर्थ और बेकार हैं और वे सिर्फ प्रतिक्रियावादी उद्देश्यों के लिए, दुनिया की मेहनत कश जनता पर जुल्म के लिए, उसे उसकी लूटपाट के लिए और इन तमाम उद्देश्यों के लिए काम कर सकते हैं। वो चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, लीग ऑफ नेशंस हो जो उसकी पूर्ववर्ती थी, या विश्व बैंक हो, IMF हो, WTO हो, ये तमाम जो मंच हैं ये दुनिया की मेहनत कश जनता पर अत्याचार और अनाचार के लिए तो हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन दुनिया को ये कुछ दे नहीं सकते। दुनिया को ये संपन्नता, शांति, भाईचारा नहीं दे सकते। ये सिर्फ समाजवाद दे सकता है। पूंजीवाद कुछ भी कर ले, पूंजीवाद किसी भी तरह से दुनिया को कोई भी कुछ भी दुनिया की मेहनत कश जनता के लिए अच्छा नहीं कर सकता। उसके कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए, शांति के उद्देश्यों के लिए, संपन्नता के उद्देश्यों के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो साथियों, इसके साथ ही मैं आपसे विदाई लेता हूं और हम लोग लगातार इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। इस क्रम को हम लोग जो है जारी रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों।